हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोग आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ हमारे ज्योग्राफर हुए हैं, उन ज्योग्राफरों ने बहुत सारी अवधारणाएं दी हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर, जिसमें मैंने कल आपको कुछ आपकी संभावनाओं को पढ़वाया था और जिसमें कल आपको याद होना चाहिए मानव भूगोल की विषय और प्रकृति पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। रेड जेल की परिभाषा को देखा, एनन्स आपका सैंपल की परिभाषा को हमने पढ़ा और ब्लास डी ब्लास की जो आपकी परिभाषा थी वो किस नजरिए से अर्थ को देखता है, ह्यूमन ज्योग्राफी को किस तरह से एवेल्युएट करता है, हमने उनको देखा। फिर आप में हमने पढ़ा जो हमारी मानव भूगोल है उसकी प्रकृति क्या है। हमने उसकी प्रकृति की बात की, उस पर हमने चर्चा की कि किस तरह से मानव भूगोल की प्रकृति है और कैसे हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर बात करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। फिर एक थ्योरी हमने पढ़ी जिसको हमने कहा था पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये भी एक थ्योरी थी। इन दो थ्योरी को देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़े आपके संभावनावाद। कैसे बढ़े? संभावनावाद। तो संभावनावाद को मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया कि संभावना कैसे देखते हैं। हमारे पास पेड़ है, पौधे हैं, पतन है, फल है, चार इत्यादि को जो हमको आपके नेचर ने जो हमको अवसर प्रोवाइड कराया है, उसी को हमने आपका संभावनावाद की थ्योरी के अंतर्गत एड ऑन किया है। ये हमने पढ़ ली थी। ठीक, आज हम कुछ ही जैसे आपका प्राकृतिकरण मैं कल देख चुका था, प्रकृति का मानवीयकरण हम लोग आपके बात किए थे। ठीक, फिर उसके बाद कुछ पर्यावरण का नवनिश्चयवाद, संभावनावाद, रुको और जाओ की थ्योरी। ये मैंने कहा था कि बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, घर पर जाकर आप इनको करना। और होता है बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि नवनिश्चयवाद थ्योरी क्या है, आपकी संभावनावाद की थ्योरी किसने दी है, क्या संभावनावाद। जब आप इनको पढ़ोगे, डीप स्टडी करोगे तो ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगे और बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र, यानी कि आपके ह्यूमन ज्योग्राफी का कौन सा एरिया है और एरिया के साथ सब एरिया कौन से हैं, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। एरिया सब एरिया से आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ चलते। देख ले बेटा, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम भूगोल आपका जो हमारा मानव भूगोल है उसके क्षेत्र और जो उप क्षेत्र हैं उनकी बेसिकली हम लोग आपका बात करेंगे। यहाँ तक हम लोग इसको देख लेंगे। मानव भूगोल, जैसे कि आपने देखा है कि मानव जीवन के सभी तत्व तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं के माध्यम के संबंध में व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। यानी कि जो भी चीज है मानव जीवन में, सभी तत्व हैं, जो भी आपका ह्यूमन लाइफ के लिए जो भी आपका तत्वों की जरूरत है और जो भी फैक्टर आपके घटित होते हैं उनको हम लोग इसमें देखते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतराल विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय भूगोल, मानवीय तत्व को समझने की व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान में सहयोगी विषय में घनिष्ठ अंतर स्पष्ट विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों को विकसित होता है। मानव भूगोल के साथ साथ ऐसा भी हुआ है और कह रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ अक्सर ऐसा ही हुआ है और इनको हम देखते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र का परीक्षण कर लीजिए कि अगर आपको कुछ जांच पड़ताल करनी है तो आप इनकी जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। ठीक, आरंभिक उपनिवेश, उत्तर उपनिवेशु, अन्वेषण और वितरण, प्रादेशिक विश्लेषण, समाज की और व्यापारिक रुचियों में नए क्षेत्र खोज अन्वेषण को प्रोत्साहित करना, इन सारी चीजों को हमने देखा। सभी प्रदेश विस्तृत वर्णन, यहाँ के सभी इन भागों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 के दशक, क्षेत्रीय भेदना, एक प्रादेशिक और अन्य प्रदेश किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने तथा किसी प्रदेश की विषयता को पहचान करने पर बल दिया जाता है। यहीं पर क्या मिलता है आपको, हम लोग आपका समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और इसी पर आपका बल भी देते हैं। 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक के अंत तक संगठित कंप्यूटर और प्रशिक्षित संख्या विधियों का प्रयोग विश्लेषण, मानचित्र और मानवीय घटनाओं में विशेष भौतिकी के नियम और अनुप्रयोग से किया जाता है। प्रस्ताव में कोई भी मानवीय क्रियाओं के द्वारा प्रतिरूप की पहचान उसका मुख्य उद्देश्य है। मेन क्या है, अगर आप 1950 के अंतिम दशक से 1960 के बीच को देखोगे
तो स्थानीय जो संगठन है वो है, इसमें कंप्यूटर हो गया, इन सब चीजों का प्रयोग आपका विशिष्ट माना गया, चित्र और मानवीय घटनाओं का परीक्षण आपने किया। अब है 1970 के दशक का। 1970 का दशक मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारों का उदय था। इस टाइम क्या हो रहा था, लोगों में मानवता घुस रही थी, मतलब आ रही थी उनमें अमूलवादी विचार, नई नई चीजों को वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। अब जैसे मात्रात्मक क्रांति उत्पन्न हुई, असंतुष्टि और अमानवीय भूगोल के अध्ययन के चलते भूगोल में 1970 में 3 विचारधाराओं का जन्म। इन अद्भुत और मानव भूगोल की राजनीतिक यथार्थ के प्रति प्रासंगिक रहा। इन विचारों में थोड़ी जानकारी नीचे बॉक्स में दी गई और अवलोकन किया गया। अगर देखिए 1990 के दशक, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, बृहत सामान्यकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांत में प्रायोजकता प्रश्न उठाने लगे हैं। ये आप स्थानीय संदर्भ में इसको आपका महत्व पर जोर दिया गया है। कैसा है, इन पर आपका जोर दिया गया है। ठीक, अब देखिए, तो ये थे मानव भूगोल के आपका उपागम। थोड़ा सा इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए, समय के साथ विचार में, अनुप्रयोग में, इन सब चीजों में आपको बदलाव जो है बहुत आराम से आपको देखने के लिए मिलेगा। और अक्सर हमने पाया है कि ऐसा ही विचार हमको अक्सर देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हैं जो बड़े आसानी से आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे मानव अंतराल में चीजें हो रही हैं, क्या फैक्टर्स हैं। तो ये सारी चीजें आप इनको देखते रहिए और इन पर बात भी करें। तो पहले एक बार थोड़ा सा अच्छे से और देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, इन पर विचार करें, फिर आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम भूगोल पढ़ते हैं, एक भूगोल होती है सामाजिक भूगोल, ठीक है, एक होती है नगरीय भूगोल, एक होती है राजनीतिक भूगोल, एक होती है जनसांख्यिकी भूगोल, एक होती है आवास भूगोल, एक होती है आर्थिक भूगोल, और एक होती है भारत का भूगोल, एक होती है वैश्विक भूगोल। ये अब कुछ पार्ट, ठीक है। आर्थिक भूगोल के ही पार्ट हैं संसाधन भूगोल, कृषि, उद्योग, विपणन, ये सारे ही क्या हैं इसके भूगोल। अब देखिए सामाजिक भूगोल में, देखिए उप क्षेत्र में कौन सी, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। इस भूगोल के ये सारे सब पार्ट हैं। क्या है, सब पार्ट। सामाजिक विज्ञान सहयोगी अनुष्ठान क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान, कल्याणशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, इन सारे इतिहासों पर हम लोग आपका नजर दौड़ाकर और अच्छे से देखें। क्लियर है। इसके अलावा नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल में कोई उपभूगोल नहीं है, लेकिन इसका संबंध है नगरीय अध्ययन और नियोजन से। राजनीतिक भूगोल में आपका निर्वाचन है और आपका सैन्य भूगोल है, इसमें भी कुछ नहीं, सैन्य भूगोल में केवल सैन्य विज्ञान है। जनसांख्यिकी भूगोल में क्या है, तो आपका डेमोग्राफी है आपका चैप्टर। आवास भूगोल में क्या है, नियोजन किस प्रकार है ग्राम और शहर का। आर्थिक भूगोल में तो आप देख सकते हैं सब पार्ट भी है, संसाधन भूगोल, इकोनॉमिक्स और रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजों को हम लोग आपका एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग इनको देख लेंगे। चलिए, ठीक। तो ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो मेरे हिसाब से सबसे पहले एक आपको पाई चार्ट बनाना चाहिए। चलिए जल्दी से बनाइए, एक पाई चार्ट आप तैयार करिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसको लिखिए बेटा, जब तक आप लिखोगे नहीं पेन से, भले ही आप इसको रफ पेपर में लिखिए, लेकिन एटलीस्ट एक बार लिखिए, आपको मेमोराइज हो जाएगा। जब आप अभी ज्योग्राफी लेंगे, आगे आप मास्टर्स करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, बड़ी हेल्प करेगा आपको, यकीन मानिए। बेटा कॉपी करें आप इसे जरूर। तो बच्चों सभी बच्चे करेंगे, हो गया। इस तरह से लिखना है, मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र, सामाजिक अध्ययन में सहयोगी अनुशासकों का अंतर प्रश्न, ये सब लिख लीजिए। करें आप इसे। चलिए ऊपर करें, ये लिखिए नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इन सारों के विषय में आप लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए शाबाश। थोड़ा ये और बचा हुआ है, ये पार्ट, और ये आर्थिक भूगोल का ही है, देख लें एक बार, इसलिए यहाँ रख रहा हूँ इसको।
बाद में मैं इसको ऊपर करूंगा, स्लाइड को देख लीजिए। चलिए, ये हुआ इस तरह से आपका पूरा चैप्टर। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो पूरे चैप्टर में, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी का कोई भी डाउट, कोई क्वेरी हो चैप्टर से संबंधित, आप पूछ लीजिए। ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने पर हम इसके कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, उनको देख के पता लग जाएगा कि आप लोगों ने कितना रिवीजन किया है, कितना भी देखा है। चलिए, तो उस पर चलते हैं। फिर भी अगर डाउट रहेगा बीच में हम पूछ लेंगे, हम लोग बात भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मुझे तो इतना अच्छा रहेगा जूम। निम्नलिखित या सॉरी नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनना है। तो क्या चुनना है हमें? इनमें से सही उत्तर। बहुत बार पढ़ना भी होता है कि क्या सही नहीं है, क्या साला सही है, ये भी देखना होता है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता? देखो मैंने क्या कहा था अभी कि क्या है, भूगोल का वर्णन नहीं करता, और हम समझते करता। तो हमको बहुत बार चेक करना होता है कि सही उत्तर क्या है, ऑप्शन क्या कह रहा है, सही को पूछ रहा है, गलत को पूछ रहा है, या कौन सा बेटर है उनमें से पूछ रहा है। जैसे अब मुझे बताइए कौन सा होगा इनमें? समाकलन, अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध, ये तो लग रहा है। द्वैत पर आधारित, ये भी लग रहा है। प्रौद्योगिकी के विकास के आधुनिक प्रासंगिक नहीं है। कौन सा हो सकता है? चलिए, कौन बच्चा बताएगा? ये भी लग रहा है और पहला भी लग रहा है, सारे लग रहे हैं। फिर तो बताइए कौन सा होगा। कितने बच्चे कह रहे हैं कि पहला आंसर होगा? कितने बच्चे कह रहे हैं कि सेकंड होगा? कितने बच्चे कह रहे हैं कि थर्ड आंसर होगा? कितने बच्चे कह रहे हैं कि फोर्थ आंसर होगा? आप कह रहे सर आपने चारों लगा दिए, तो आप हर बच्चे का तो आंसर होगा ही ना, किसी न किसी का। बेटा द्वारा सुने, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता? कौन ज्योग्राफी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इन ऑप्शंस में से? सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। बस देखिए, चलिए, तो मेरे हिसाब से, हम सबके हिसाब से आंसर होना चाहिए डी, कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय प्रासंगिक नहीं है। क्या इसमें कहीं भूगोल को एक्सप्लेन किया है इस लाइन में? बताइए मुझे। द्वैतवाद की संकल्पना हमने पढ़ी, मानव पर्यावरण समाकलन का अनुशासन भी पढ़ा हमने। तो ये ऐसा ऑप्शन था जो इन चारों में से जो ज्योग्राफी को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए हमारा ये आंसर हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर नहीं है। मैं वापस कलर कर देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का सोर्स यानी कि रिसोर्सेज नहीं है, जो ये बताए कि ये ज्योग्राफिकल भौगोलिक उसके बारे में सूचना दे। कौन सा नहीं देगा इनमें से? हमें कैसे पता नहीं चलेगा? देखिए, यात्रियों के विवरण से का स्रोत नहीं है, इसलिए मैंने 2 गैप बनाए। यात्रियों के विवरण से, चंद्रमा की चट्टानी पदार्थ के नमूने से, प्राचीन मानचित्र से, प्राचीन महाकाव्य से। कौन हमें नहीं बताएगा भूगोल के इंडिकेटर के? चलिए, अब आप कहेंगे सर चारों आंसर लगा रखे हैं। देख लीजिए, अब आपकी बारी है, और इसी के साथ आप नीचे वाले क्वेश्चन को भी नजर रखेंगे कि जो हमें नीचे वाला क्वेश्चन है ये भी हमको देखना है। चलिए करिए। चलिए मैं ही बता देता हूं। चंद्रमा से चट्टानों के पदार्थ के नमूने, ये कोई ज्योग्राफी का सूचकांक का स्रोत नहीं है। ठीक है, यात्रियों के विवरण से हमें ज्योग्राफी की जानकारी मिलती है, पुराने मैप से मिलती है, प्राचीन महाकाव्यों से मिलती है, इससे नहीं मिलती। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया को सर्वाधिक कारक मानता है? बताइए, सबसे अच्छा फैक्टर कौन सा है जो आपका लोगों को और एनवायरमेंट के बीच का जो अंतःक्रिया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है? बताइए। और 2 क्वेश्चनों का आंसर मैं एक साथ दूंगा। और दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? अभी मैं पढ़ाया हूं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते, फिर कहते हैं कि पढ़ा तो था, कहाँ पढ़ा था, इसलिए मैं बार बार कहता हूं उनको लिख दो। चलिए, दोनों क्वेश्चन अभी पढ़े हुए आए। ठीक, करिए आंसर बताइए। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यहाँ तक कि अपने लेक्चर को हम लोग आपका समापन करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और एक बार पूरा अच्छे से चीज को आप रिवीजन करिए।